मेरा नाम मेघा है। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पिता शराबी थे और बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। उम्र की एक लिमिट पर पहुंचने के बाद हर इंसान अपने लिए एक लाइफ पार्टनर तलाश करने लगता है। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। मेरा पति मेरे करीब नहीं आता था। मैं जॉब करती थी और वह बेरोजगार था। सारा दिन घर में फ्री बैठा रहता था। अब मुझे अपना ही अकेलापन बहुत सताता था। मुझे औलाद की तलब लगने लगी थी। अजीब बात तो यह थी कि जब मैं अपने घर पर आती तो मुझे अपने पति के शर्ट पर किसी औरत के बाल मिलते थे। पति से पूछती तो वह कहता कि मुझे नहीं पता। एक दिन ऑफिस से आने के बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो यह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी थी कि जो किसी औरत की थी। मैं अपना इंटर कंप्लीट किया था कि मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग गई, लेकिन मेरी भाभी ने आने वाले रिश्ते से इनकार कर दिया और कहा कि अभी मेघा की ज़्यादा उम्र नहीं है, इस उम्र में हम उसकी शादी नहीं कर सकते। यह बात तो ठीक थी, लेकिन मेरी भाभी की अभी बात ज़्यादा दूर पकड़ने लगी थी। उसके बाद मैंने 12वीं भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिर मेरी भाभी ने मेरी पढ़ाई का बहाना लिया और हर रिश्ते को मना करती चली गई। मैं बहुत खूबसूरत थी और इंटेलिजेंट सिंपल बिहेवियर की लड़की थी। मैं जहाँ भी जाती थी लोग मुझे देखते ही रह जाते थे। हर कोई मुझे देखता तो मेरी तारीफ ही करता था। हम बहुत इज्जतदार लोग थे, इसीलिए मैं हमेशा सिंपल कपड़े पहना करती थी, मगर लोग मेरे सिंपल से लुक पर भी मुझे पसंद कर लिया करते थे। वक्त गुजरने लगा और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। मैंने टॉप किया था, इसीलिए मुझे अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई थी। मैं भाभी के कहने पर जॉब करने के लिए राजी हो गई थी। वैसे भी हम दोनों के लिए इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। मेरे भैया भाभी की शादी को 5 साल ही गुजरे थे कि मेरे भैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे माता पिता तो पहले से ही नहीं थे। हम दोनों बहन भाई थे। अब भैया भी मर जाने के बाद भाभी और मैं ही इस घर में बचे हुए थे। भाभी ने भैया की विधवा बनकर अपनी सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। भाभी का कहना था कि अगर तुम जॉब नहीं करोगी तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी होती तो मैं जॉब कर लेती। भाभी का इस दुनिया में कोई नहीं था। कहने के तो उनके 3 भाई थे, लेकिन कोई भी अपनी बहन को नहीं समझता था। मैं भी अब मजबूर होकर जॉब करने लगी। लोग हैरान थे कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कैसे मिल गई। मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी और मैं सारे पैसे भाभी को लाकर दिया करती थी। बस कुछ पैसे ही अपने पास रोक लेती थी, क्योंकि घर के सारे काम तो भाभी को ही देखने होते थे। मेरी पिक एंड ड्रॉप कंपनी की जिम थी। मेरी जॉब देखते हुए मेरे लिए बड़े घरों से भी रिश्ते आने लगे थे, मगर भाभी हर रिश्ते से इनकार कर दिया करती थी। मैं अब इस तरह से ज़िंदगी से थक चुकी थी और मुझे भी अब लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी जो हमेशा मेरे सुख दुख में मेरा साथ दे। मगर भाभी ने तो जैसे मुझे पैसे कमाने की मशीन समझ लिया था। कई बार तो मैं उनको बंद शब्दों में ही कह चुकी थी कि मुझे शादी करनी है, मगर वह मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। उन्हें दोनों मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया तो मैं हैरान रह गई थी कि वह मुझसे उम्र में इतना ज़्यादा बड़ा था। उसके पहले शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसके मुंह से शादी का प्रपोजल सुनकर मैं दंग रह गई थी। मेरे तो जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं घर आकर अपने कमरे में बंद हो गई और अपनी किस्मत पर बहुत रोई। कल तक अच्छी खासी खूबसूरत शक्ल पर जवान लड़कों का रिश्ता आया करते थे और अब भाभी के लालच की वजह से इस तरह के लोग मुझसे शादी करना चाह रहे थे। मेरी भाभी को तो कोई एहसास ही नहीं था कि मेरी उम्र निकलने लगी है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि मेरी भाभी को मेरा कोई एहसास नहीं है, मगर उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों के मतलब था। उनका कहना था कि लोग मुझसे इसीलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ। अब तो मेरी प्रमोशन भी हो गई थी। हमने अपने घर को भी अच्छे से बनवाया था। ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे बनवाए थे ताकि ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे सके। यह सब मेरी मेहनत का नतीजा था, मगर अफसोस इस समय मुझे कोई खुशी और सुकून हासिल नहीं हो रहा था। मुझे तो बस एक ऐसे इंसान का साथ चाहिए था जो मेरी जिम्मेदारी उठा सके और मेरा ख्याल रख सके। अब तो मेरी मांग के काफ़ी सफ़ेद बाल भी आने लगे थे, जिन्हें मैं मेहंदी लगाकर छुपा लिया करती थी। मैं समझ चुकी थी कि भाभी मेरी शादी नहीं होने देंगी। एक दिन तो मैंने उनको कहा कि आज कुछ लोग आ रहे हैं मेरे रिश्ते के लिए, तो वह यह बात सुनकर मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगी। बोली, तुमसे जवानी नहीं संभल रही।
मुझे देख लो, जब मैं विधवा थी तो जवान थी। मैंने भी तो किस तरह से अपनी जवानी को कंट्रोल किया है ना। उसके मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही थी। मुझे अब हर हाल में शादी करनी थी। यह रिश्ता मेरी फ्रेंड ने अपने देवर के लिए बताया था। मेरी फ्रेंड के देवर की पत्नी मर चुकी थी, उसके पास कोई बच्चा भी नहीं था। मेरी भाभी ने मेरी उम्र निकाल दी थी, इसीलिए मेरी फ्रेंड का कहना था कि अब तुम्हारी उम्र काफ़ी निकल चुकी है, तुम अपने लिए कुंवारे लड़के का ख्याल तो अपने दिल से निकाल दो और जो मेरा देवर है उसके साथ शादी कर लो। वह बहुत अच्छा इंसान है, उसका काम भी बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा बिजनेस करता है। तभी मैंने उस लड़के की फैमिली को बुलवाया था, लेकिन मेरी भाभी ने उन लोगों की खूब इंसल्ट की। भाभी ने उन लोगों को कहा कि तुम लोग हमारे घर इसीलिए रिश्ता लेकर आए हो क्योंकि मेरी नंद अच्छी पोस्ट पर है। तुम लालची लोग हो, मैं तुम लोगों के यहाँ अपनी नंद का रिश्ता नहीं करूँगी। ऐसी बातें सुनकर भला कौन शरीफ इंसान बर्दाश्त कर सकता है। उन लोगों को भी गुस्सा आ गया था, वह लोग हमारे घर से चले गए थे। इस रात मैं अपनी भाभी के सामने खड़ी हो गई थी। भाभी अपने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया और देखना मैं खुद ही शादी करके दिखाऊंगी और आपको छोड़कर इस घर से चली जाऊंगी। मेरी बातें सुनकर भाभी रोने लगी थी और कहने लगे कि तुम कैसी लड़की हो, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें अकेला छोड़कर मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। मैंने सिर्फ तुम्हारे खातिर अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार दी क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो मेरे पति के मरने के बाद तबाह हो गई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि जैसे मैं लावारिस हो गई हूँ ऐसे ही तुम भी हो जाओ। भाभी का रोना धोना मुझ पर कोई असर नहीं कर रहा था। हमारे ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार लड़का आया था, उसका नाम राघव था। वह उम्र में मुझसे 2 साल छोटा था और बहुत स्मार्ट था। मैं उसे पसंद करने लगी थी, वह भी शायद मुझे पसंद करता था। मैं उसकी नज़रों से समझ गई थी। एक दिन उससे पूछने के बहाने से अपना नंबर दिया और मैंने उसे कॉल की। मैं डायरेक्ट उसे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मेरी सवाल को सुनकर तो वह कंफ्यूज हो गया था और कहने लगा कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। मैं भी हाँ कह दिया, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसने कहा अभी मेरे हालात ठीक नहीं चल रहे, मेरी जॉब भी नहीं है, इसीलिए गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, इसीलिए मैं आपको कोई सुख कैसे दूंगा। मैंने कहा कि मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं खुद जॉब करती हूँ और घर चला सकती हूँ। अगर तुम राजी हो तो हम आज ही शादी कर लेते हैं। मेरे कहने पर वह काफ़ी हैरान था और वह शादी के लिए तैयार हो गया था। हमने बिना किसी को बताए मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। मैंने अभी राघव से कुछ टाइम मांगा था क्योंकि मुझे अपने घर में नहीं रहना था, दूसरी जगह रहने का बंदोबस्त करना था, लेकिन रात को हमने खुद ही घर का बंदोबस्त कर लिया। मैंने अपना सामान पैक किया और भाभी से कहा कि काम के सिलसिले में मैं दूसरे शहर जा रही हूँ। भाभी को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं हुआ था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि उन्हें एक बार भी नहीं पूछा कि तुम अकेली कहाँ, कैसे और क्यों जा रही हो, क्योंकि वह बेफिक्र रहती थी। मुझे दूसरे शहर जाकर काम करने से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उनका मूड भी मेरी तरफ से ठीक हो गया था। मैं समझ गई थी कि भाभी को मेरे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने दिल में बहुत सारा बोझ लेकर इस घर से निकल रही थी। बाहर राघव मेरा इंतज़ार कर रहा था और हम दोनों मिलकर एक नए किराए के मकान में आ गए थे। वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ बड़ा धोखा हो चुका है। मैंने महसूस किया कि राघव मुझे बहुत दूर दूर रहता था। हम दोनों के बीच में वह मोहब्बत नहीं थी जो नए कपल्स में होती है, मगर वह मुझे बहुत घबरा रहा था। फिलहाल मैंने सोचा शायद हम दोनों जल्दी जल्दी में शादी हुई है, इसीलिए वह थोड़ा कंफ्यूज है और इसी वजह से मैं खामोश हो गई थी। वह मुझे बहुत पसंद था, उसकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी थी, वह किसी हीरो की तरह लगता था। मैं उसके साथ बाहर जाती थी, लोग हमें अजीब अजीब नज़रों से देखते थे। मैंने राघव को बहुत सारी शॉपिंग करवाई थी और मैं घर का सारा खर्च खुद ही उठाती थी। 15 दिन बाद मैंने भाभी को खुलकर बताया कि मैं शादी कर ली और कहा कि भाभी आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका खर्च आपको अभी दिया करूंगी मगर पहले जितना नहीं, क्योंकि अब मैं अपना भी घर बसा लिया है और खर्च भी बहुत थे। मेरी बात सुनकर भाभी को बहुत गुस्सा आ गया, पर वह चीखने चिल्लाने लगी थी और उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और मुझे बहुत गुस्सा भी थी। मैं खामोश से अपने दिल पर पत्थर रखकर उनकी सारी बातें सुनती रही। मुझे वैसे भी अपनी भाभी से यही उम्मीद थी। राघव के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वह घर में ही सारा दिन गुजार दिया करता था या फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए निकल जाया करता था। मैं उसे काफ़ी टाइम तक बर्दाश्त किया कि फिर एक दिन मैंने उसे कहा कि आखिर कब तक तुम इस तरह से खाली बैठे रहोगे।
उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें इस तरह से बुरा लगता है तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। वह मुझसे मोहब्बत नहीं करता था मगर मेरी इज्जत बहुत करता था। अभी हम दोनों में एक अजीब तरह की दूरी थी। मैं राघव को छोड़ना नहीं चाहती थी। यही सोचती थी कि उसके लिए मैं इतना सब कुछ किया, भला मैं उसके बिना कैसे रह सकती हूँ। मैं फैसला कर लिया था कि मैं उसके कोई सवाल जवाब नहीं करूँगी। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। पहले ही लोग मेरी और राघव की शादी के बारे में अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे थे। मैं लोगों को बातें बनाने का और मौका नहीं देना चाहती थी। रात को जब मैं उसे दिन राघव से माफ़ी मांगी थी तो वह शर्मिंदा हो रहा था। मैं हर वक्त राघव को पैसे दिया करती थी ताकि उसे मुझे कुछ मांगना न पड़े। मुझे डर था कि वह मुझे छोड़ ना दे, इसीलिए मैंने उसकी जेब खर्च बढ़ा दिया था। लेकिन काफ़ी दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे धोखा दे रहा है। काफ़ी, क्योंकि सारी ऐसी बातें मुझे घर में महसूस हो रही थी। मुझे उस पर शक होने लगा था। राघव के पेरेंट्स कभी उससे मिलने नहीं आते थे। बस कभी कभी वही अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए चला जाता था। वह इसी शहर में रहते थे, लेकिन जब भी वह अपनी फैमिली से मिलने जाता था तो उसके लिए मैं गिफ्ट भेजा करती थी। शादी के बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अब राघव को जॉब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसे सब कुछ बैठे बिठाए जो मिल रहा था। हमारा यह किराए का मकान छोटा सा था और एक कमरे का ही था। राघव ज़्यादातर बेड पर सोया करता था और मुझे सोफे पर सोने के लिए कहा करता था। मैं उसकी खुशी के मुताबिक सोफे पर ही सो जाती थी, क्योंकि जैसा वह कहता था मैं वैसा ही करती थी। मैंने इस कमरे में एक्सपेंसिव फर्नीचर डलवाया हुआ था। घर का किराया मुझे कंपनी की तरफ से मिलने लगा था, लेकिन बाकी के खर्चे बहुत थे। मैं भाभी के पास बहुत कम पैसे भेज पाती थी, क्योंकि रोज़ कोई न कोई नया खर्च निकल आता था। भाभी से अब मेरी कोई बातचीत भी नहीं होती थी। मैं बस उनके घर पैसे भिजवा दिया करती थी। भाभी को मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं था कि मैं कहाँ रहती हूँ। इस वक्त की तरह से गुजरने लगा था और मेरी शादी को 2 साल गुजर गए थे। अब मैं भाभी के साथ साथ राघव के लिए भी पैसे कमाने की मशीन बन गई थी। मुझे मेरे कॉन्टेक्ट के लोग पूछते थे कि अब तक तुम्हें कोई गुड न्यूज़ क्यों नहीं दी। मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। उनको क्या बताते कि अभी तक हम दोनों सिर्फ नाम के ही पति पत्नी थे। एक दिन मेरे पति के पास अचानक से उसके पेरेंट्स की कॉल आ गई और वह अपने माता पिता के पास चला गया। 2 दिन तक वह घर नहीं आया था। उसका कहना था कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। जब वह घर आया तो तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है, तो उनसे कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उसका कहना था कि मैं अब उसके पास ही रहूं। मैं उससे कहा कि प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चलो, तो वह मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक क्योंकि अभी तक तुम्हारे बारे में मैंने अपने माता पिता को नहीं बताया है। अगर मेरी माँ को अचानक से झटका लगेगा कि मैं शादी कर ली तो मेरी माँ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी थी कि भला मैं उसके बिना कैसे रहूँगी। यह ख्याल भी मुझे परेशान कर जाता था। सारी रात मैं सो नहीं सकती थी कि न जाने राघव के दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है वह मुझे छोड़कर अपने माता पिता के पास वापस चला जाए, क्योंकि उसकी जॉब न लगने की वजह से उसके माता पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था और फिर वह हमारे घर पर किराए में आकर रहने लगा था। मैं समझ गई थी कि उसे मुझे कोई प्यार नहीं है। अगले दिन मैं ऑफिस गई तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मैं अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। घर आते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू पूरे रूम से महक रही थी और उसी दिन मैं समझ गई थी कि अब मुझे फैसला करना ही होगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि राघव क्या करना चाह रहा है। अगर वह मेरे पीठ पीछे इस घर में मुझे धोखा दे रहा है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसे ज़रूरत किसी और को बुलाता है। अब मेरे लिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। वो मुझे धोखा दे रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सारी तड़पती हुई ख्वाहिशों को पूरा करूंगी। इसीलिए मैंने कोशिश शुरू कर दी थी और प्लान बना लिया था कि कब रात हो और मैं अपने कदम उठा लूँ। मुझे उस जगह का एड्रेस भी मिल गया था। मुझे रात के वक्त जाना था ताकि किसी को कानों कान खबर न हो। रात को 8 बजे के टाइम पर हम दोनों पति पत्नी खाना खाकर सोने के लिए लेट गए थे। मेरा पति सो चुका था, जबकि मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई से 12 बजने का इंतजार कर रही थी। अभी तो सिर्फ रात के 10 बजे थे। मेरे पति राघव सो चुके थे और मैं चाहती थी कि आस पड़ोस के लोग भी सब लोग सब गहरी नींद में सो जाए। यही टाइम था जब मैं घर से बाहर निकल सकती थी।
वैसे भी यहाँ के लोग जल्दी सो जाया करते थे। मैंने आज सोच लिया था किसी तरह से यहाँ से निकलना जरूर है। मेरा पति राघव तो जल्दी सो गया था। मैंने हल्के से अपने पति को ध्यान से देखा कि वह सो रहा है या नहीं। वह बेड पर गहरी नींद में सो रहा था। उस इस तरह से बेफिक्र होता देखकर मेरा दिल बहुत तड़पता था। जिस इंसान के लिए मैं इतना बड़ा कदम उठाया था उसे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी मुझ पर क्या बीत रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था जब राघव को इस तरह से खुद से बेपरवाह देखा करती थी। न जाने वह मुझे किस बात की सजा दे रहा था। मैं खामोश बैठने वाली लड़कियों में से नहीं थी। बस अब मुझे उस टाइम का इंतजार था जब मुझे इस घर से निकलना था। मैं बार बार टाइम देखे जा रही थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे का टाइम हुआ मैं उसी टाइम धीरे से उठ बैठी। मेरी नज़र अब राघव की तरफ थी, कहीं वह किसी आहट से जाग न जाए। धीमे से मैंने अपने पैर जमीन पर रखे और चप्पल पहनकर दबे पांव से कमरे से बाहर निकल आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, हाथ पैर भी कांप रहे थे, मगर मुझे हर हाल में आज घर से निकलना ही था। मैं कमरे से निकलकर पीछे मुड़कर देखा, राघव अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था और जोर जोर से मुझे उसके खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। मैंने धीमे से घर का दरवाज़ा बंद किया और चारों तरफ देखकर निकल गई थी। इस टाइम मुझे गली में कोई नज़र नहीं आ रहा था। सारी गली सुनसान पड़ी हुई थी। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई सीधी चलती जा रही थी। कभी कभी डर की वजह से पीछे मुड़कर देखा भी करती थी, कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। मेरी बहुत ही बड़ी मजबूरी थी जिसने मुझे इस रात के टाइम पर घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। औरत की भी एक अजब कहानी होती है। वह रात के टाइम पर घर से निकलती है तो कैरेक्टरलेस और बिगड़ी हुई कहलाई जाती है, और अगर मर्द इस वक्त घर से निकलता है तो उसे कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठाता। मगर आज मुझे कोई भी डर नहीं था क्योंकि वह जाने से मुझे कोई नहीं रोक पा रहा था। मेरे अंदर और औरत जाग उठी थी। मैं बहुत तेज कदम उठा रही थी ताकि जल्द से जल्द वहां पहुंच सकूं। लगभग 5 किलोमीटर का वह रास्ता मुझे पैदल ही तय करना पड़ा था क्योंकि रात के इस टाइम पर कहीं भी कोई रिक्शा ऑटो नज़र नहीं आ रहा था और मुझे सुबह होने से पहले ही वापस आना था ताकि किसी को कानो कान को खबर ना हो। वैसे भी मेरा पति सुबह को 10 बजे ही पहले उठता नहीं था, मगर मुझे मोहल्ले वालों का डर था क्योंकि हमारे मोहल्ले के लोग जल्दी उठ जाते थे। मैं इतनी तेज़ चल रही थी कि मैं गिरते गिरते भी बच गई थी। हर जगह कोई ना कोई पत्थर मेरे रास्ते में आ जाता। मुझे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी ज़िंदगी में आ गई थी जिनका मुझे फेस करना था, और कितनी प्रॉब्लम तो मैं बर्दाश्त कर लिया करती थी। एक लम्हे के तो मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे। न जाने अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हर कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा। एक पल को तो मैं सोचने लगी कि वापस घर चली जाती हूँ। फिर मुझे वह धोखा और बेवफाई याद आ गई जो मुझे अपने पति से शादी करने के बाद मिली थी। वह इंसान जिसे मैं बहुत चाहा था, उसने मेरी झोली में एक पल की भी मोहब्बत नहीं डाली थी। इस लापरवाह इंसान के लिए मैंने क्या नहीं किया था। मैंने उस इंसान के लिए खुद को भी मार डाला था। यह सब मुझे याद आता है। फिर मैं तेज कदम से चलने लग जाती थी। मेरे दिल दिमाग में जो डर था वह खत्म होता जा रहा था। चलते चलते आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी। इस जगह को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि क्या कर रही हूँ। यह ख्याल बार बार मेरे दिल में आ रहा था और ठंडे ठंडे पसीने भी आ रहे थे। यह बहुत बड़ा पाप है। यह आवाज़ मेरे कानों में बार बार आए जा रहा था। कोई मुझे रोक रहा था, मैं भी तो क्या करती, अपने ख्वाहिशों को कब तक दबाती रहती। आखिर मैं अपने कानों पर हाथ रख लिए और कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही मैं आगे बढ़ी मेरे अंदर की आवाज़ दम तोड़ती जा रही थी। चलते चलते मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। मैं यही सोच रही थी कि मैं जिसके लिए यहाँ आई थी वह भी मेरी तकलीफ को समझ पाए। यह सवाल मेरे दिल में बार बार उठ रहा था, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी आज तक किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैंने डरते डरते लोहे के दरवाजे को बजाया था और जैसे ही दरवाज़ा खुला मैं अपने सामने उसे देखकर और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। दिल निकलने वाला था। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलकर आई थी। अब कोई घबराहट मेरे दिल पर नहीं थी। मेरे दिल दिमाग में बस सुकून छा गया था। मेरी खुशी से अंग अंग फूट रहे थे। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती जा रही थी। अभी काफ़ी अंधेरा था। ज़्यादा चलने की वजह से मेरी टांगों में दर्द बढ़ता जा रहा था, मगर मैं एक पल को भी नहीं रुकी। मैं दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। मुझे डर था कि पूरी तरह से दिन ना निकल जाए और चारों तरफ रोशनी ना फैल जाए।
मैं उससे पहले ही अपने घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचते ही मैं सुकून भरा सांस लिया और बिस्तर पर लेट गई थी कि अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं थक चुकी हूँ, मगर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब मैं इसके बिना एक पल भी नहीं गुजार सकती थी। मेरे दिल में ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इसे अपने घर में ही रखूंगी, क्योंकि मुझे अब अपने पति की कोई परवाह नहीं थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा, वह अभी भी खर्राटे से लेकर सो रहा था। मुझे अपने पति से अजीब सी नफरत होने लगी थी। यह वही इंसान था जिसकी मोहब्बत में मैंने अपना घर और अपनी विधवा भाभी तक को छोड़ दिया था। मेरी विधवा भाभी जिसने मुझे खुशी के खातिर अपनी जवानी बर्बाद कर दी और अपनी शादी भी नहीं की। और यह था कि मेरे सारे अरमानों को भूल बैठा था। मैं राघव से इश्क में अंधी हो चुकी थी। हर टाइम उसे कुछ करने के लिए सोचती रहती थी। हर टाइम उसकी खुशी के लिए कुछ न कुछ करती थी। मगर काफ़ी दिनों से मुझे कुछ अजीब सी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। मैं जब भी ऑफिस से आती थी तो यार घर पर अजीब से मुझे लगता था जैसे कोई मेरे बेड के पीछे आया था। मैं अपने पति से पूछती कि क्या मेरे पीछे घर पर कोई आया था, तो वह हर बार इनकार कर दिया करता था। वह हर बार यही कहता था कि भला हमारे घर में कौन और कहाँ से आ सकता है, जल्दी से घर आ जाओ। मेरा पति अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया हुआ था। उसके घर पर आते ही मैंने उससे वह टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा दिखाया और कहा कि चूड़ी का टुकड़ा किसका और यहाँ कैसे आई, जबकि मैं तो कपड़े धो चुकी थी। इसीलिए वह शर्ट वाली लिपस्टिक। जैसे ही अपने पति से यह सवाल किया था, मैंने देखा कि मेरे पति के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे, मगर अगले ही पल वह नॉर्मल हो गया था। उसने कहा कि अरे मैं तो भूल गया था, मैंने यह तो तुम्हारे लिए ही खरीदी थी। मुझसे गलती से चूड़ियाँ टूट गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इन चूड़ियों के बारे में नहीं बताया था। यह बात कहा कि मेरा पति हंसने लगा। उसकी बात पर मुझे यकीन नहीं आया था, लेकिन मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि मुझे साफ साफ उसके चेहरे पर जाहिर हो रहा था कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। आज तक वह मेरे लिए एक चीज़ तक तो लेकर आया नहीं था, भला चूड़ियाँ कैसे ला सकता था। लेकिन अब मैं काफ़ी सावधान हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे अपने कमरे में कुछ अजीब सी स्मेल भी एहसास हो रहा था। अगले दिन भी मैं अपने पूरे कमरे का जायजा लिया। ध्यान से घर की सफाई नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना होता था। आज जब मैं ठीक तरह से अपने कमरे की सफाई की तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे बेड के नीचे से किसी लड़की का ब्रेसलेट भी मिला था। ब्रेसलेट किसी लड़की का ही था। मैं बड़े अफसोस में होकर उसी ब्रेसलेट को देख रही थी, क्योंकि यह ब्रेसलेट तो मेरा नहीं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा पति मुझे धोखा भी दे सकता है, क्योंकि मेरा सारा अंदेशा तो इसी बात पर हो रहा था। मैंने इस टाइम राघव से सवाल किया तो वह मुझसे नाराज़ हो गया और कहने लगा, तो शक कर रही हो, मुझे क्या पता कि ब्रेसलेट किसका है। यह ब्रेसलेट तुम्हारा भी तो हो सकता है। अपने पति की बात सुनकर तो मुझे गुस्सा बहुत आया था। उसे अच्छी तरह से पता था कि मैं ब्रेसलेट नहीं पहनती। मैं उसे क्या कहूँ कि तुमने मुझे हकीकत कहा दिया है। तुम मुझे कभी ध्यान से देखते तक नहीं हो, मेरी चीज़ों को के बारे में कैसे पता होगा। मैं उस टाइम अपना मूड खराब करके वहाँ से निकल गई, मगर अब मुझे पता करना ही था कि मेरे पीठ के पीछे इस घर में क्या होता था और कौन था जो मेरे पति से मिलने आता था। अगली सुबह जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पर तो एक लड़की का ड्रेस टंगा हुआ था। भला मेरे इस घर में लड़की का ड्रेस का क्या काम था। अब मुझे अपना यह कदम उठाकर अफसोस नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरा पति धोखेबाज आदमी है और उसका किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। वहीं पर मेरे घर में मेरे पीठ के पीछे बुलाता है। दरअसल मैं जहाँ गई हुई थी वहाँ एक छोटा सा पुराना सा घर था। यह पुराना सा घर एक नर्स का था, जहाँ पर उसने मेरे लिए एक बच्चे का अरेंजमेंट कर दिया था। जी हाँ, उसे एक रात में इस बच्चे से मिलने के लिए मैं गई हुई थी। मेरी ममता और मेरे पति का दिया हुआ धोखा मुझे खींचकर वहाँ पर ले गया था। मुझे अपने पति पर तो कोई काफ़ी दिनों से शक हो रहा था। मैं समझ गई थी कि वह बहाने बहाने से मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैंने अपने जीने के सहारे को तलाश कर लिया था। मैंने किसी के थ्रू एक बच्चे का अरेंजमेंट कर मेरा कॉन्टेक्ट इस नर्स को करवाया था और इस नर्स ने मेरे लिए अस्पताल से बच्चा लाकर अपने घर में रख लिया था। मैं इस बच्चे को अपने साथ अपने घर लेकर आ गई थी और बड़े खामोशी से मैं इस बिस्तर पर लिटा दिया था
और मैं अब नहाने चली गई तो यह सब देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मैंने इस बारे में अपने पति से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि अपने पति से किसी भी तरह का सवाल जवाब करने में मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला नहीं था। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं कितना गलत कदम उठाया इस घटिया इंसान के साथ मोहब्बत करके, और इस पर भरोसा करके अब मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी और इस बच्चे के साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी को गुजारना चाहती हूँ। अगर मेरा पति चाहे तो मुझे छोड़ सकता है, मैं खुशी खुशी उससे अलग हो जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने लिए एक बच्चे का अरेंजमेंट कर लिया है और मैं अब इसकी माँ हूँ। यह बच्चा बहुत प्यारा था और उसे देखकर नहीं रह पाई थी। मैंने नर्स को उसकी मुँह मांगी कीमत दी थी। दिन निकला और मेरा पति जाग चुका था। जब उसने इस बच्चे को देखा तो वह भी हैरान रह गया था और कहने लगा कि यह बच्चा किसका है और कहाँ से आया है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि यह मेरा बच्चा है। मैं जानती थी कि मेरा पति मुझे कभी भी दूसरे बच्चा लाने नहीं देगा, क्योंकि राघव को यह भी पता था कि मैं अकेले ही जॉब करती हूँ और अगर घर में बच्चा आ गया तो मेरा ध्यान जॉब से हटकर और राघव से हटकर इस बच्चे पर लग जाएगा। मुझे पता था कि वह कभी भी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही मुझे इस बच्चे को लाने देगा। इसीलिए तो मैं बड़ी खामोशी के साथ रात के अंधेरे में जाकर इस बच्चे को घर लेकर आई थी। अब यह बच्चा घर पर आ गया था तो मैं इसकी माँ थी। राघव मुझसे झगड़ा करने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं उससे कहा कि बेशक तुम मुझे बहुत आसानी के साथ छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों को समझ चुकी हूँ। मैं उसे वह ड्रेस दिखाई जो बाथरूम में टंगी हुई थी। उसे देखकर हैरान, जो बाथरूम से टंगी हुई, राघव उसे देखकर हैरान रह गया था और आज वह फिर से पहले की तरह झूठ बोलने लगा। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से आई, तुम्हारी ही होगी। मैंने कहा राघव बस, तुम्हारा झूठ बहुत हो चुका। तुम्हारे झूठ से तंग आकर मैं इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि तुम कभी भी मेरे पति ही नहीं बन सके। तुम अभी तक मेरे क्लोज भी नहीं आए। तुम्हें मुझे कभी भी वह मोहब्बत नहीं दी जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। तुमने कभी मुझे अपनी पत्नी होने का हक नहीं दिया। तुम मुझे सिर्फ इसीलिए पसंद करते हो क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और पैसा कमाती हूँ और तुम्हारा पूरा खर्च उठाती हूँ। तुम्हें तो कोई और पसंद है जिसे तुम घर पर ले आते हो और उसके साथ अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे, वरना मैं कभी तुमसे शादी करने के कम नहीं उठाती। जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हो, लेकिन यह बच्चा इस घर में ही रहेगा और मैं इसकी माँ बनकर इसकी परवरिश करूँगी, क्योंकि अब इसके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सोचा था कि मेरे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, लेकिन तुमने अपनी औकात दिखा दी। तुम पिछले 2 साल से मुझे हर बात पर झूठ बोलते चले आ रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। बेवकूफ़ नहीं बन रही थी, बस चाहती थी कि तुम सुधर जाओ और तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन तुमने जो कभी मुझे अपनी पत्नी वाला हक दिखाया ही नहीं। तुम्हारे लिए बातों से तंग आकर मैं इस कदम को उठाया। आज मैं राघव से बहुत गुस्से में बात की थी और वह भी मुझे गुस्से में बुरा भला कहने लगा था। राघव गुस्से में आकर घर छोड़कर जा चुका था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत कमज़ोर थी, इस बच्चे को पकड़ में और भी ज़्यादा मजबूत बन गई थी। कहते हैं ना कि जिसके हाथों में पैसा होता है वह मजबूत होता है, उसे कभी कभी रिश्तों की ज़रूरत नहीं होती। मेरा पति मुझे छोड़कर जा चुका था। मैंने उसे कह दिया था कि वह जल्दी से मुझे तलाक देकर आज़ाद कर दे, क्योंकि मैं उस जैसे घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। 1 हफ्ते तक मैं अपने बच्चे के साथ रही। बहुत प्यार और मासूम सा बच्चा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बच्चे को अपने पास लाकर एक अजीब सा डर लग रहा था। मैंने नर्स को कॉल की और उससे पूरी बात बताई। उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत बड़ी ईमानदार इंसान हूँ। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं किसी की सोनी गोद नहीं उजाड़ी है। इस बच्चे की माँ को बच्चे को जन्म देने के बाद ही अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इसका बाप शराबी था, इसे अपनी पत्नी की कोई फिक्र नहीं थी, इसीलिए वह अपने मासूम बच्चे का भी अपनी मरी हुई पत्नी को छोड़कर चला गया था। हम अस्पताल के लोगों में इस बच्चे की माँ को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हमने काफ़ी दिनों तक इस बच्चे के पिता का इंतजार किया, मगर कोई भी बच्चे को लेने के लिए नहीं आया। डॉक्टर ने इस बच्चे को मेरे हवाले कर दिया, क्योंकि हमारे अस्पताल में गैर कानूनी काम नहीं होता है। मैं काफ़ी दिनों से इस बच्चे की देखभाल कर रही थी, लेकिन जब से किसी ने बताया कि आप इस बच्चे को खरीदना चाहती हैं, तो मैंने कुछ पैसे वसूलने के लिए इस बच्चे को आपको दे दिया,
क्योंकि मैं भी गरीब हूँ और जब से इस बच्चे का जन्म हुआ है लगभग 15 दिन तक गए, तभी से मैं बच्चे का खर्च खुद उठा रही हूँ। मैंने इसलिए आपसे पैसे लिए थे क्योंकि मेरा भी तो हक बनता है। नर्स की बात सुनकर मैं कॉल कट कर दी थी, लेकिन मेरा दिल इस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दिखने लगा था। मुझे लगता था कि शायद इस दुनिया में सिर्फ मेरे पास ही बहुत ज़्यादा दुख है और मैं अकेली हूँ जिसके पास माता पिता नहीं हैं। मेरे पास से एक भाभी थी जिसने मुझे माँ पिता दोनों का प्यार दिया था। मैं ठीक से जवान भी नहीं हुई थी जो मेरे भैया भाभी को छोड़कर चले गए थे। भाभी ने अकेले ही न जाने किस किस तरह से मुझे पढ़ाया लिखाया था और मैं उन बेचारी को छोड़कर राघव जैसे घटिया इंसान के साथ शादी करके घर से आ गई थी। शायद मुझे मेरी भाभी की बददुआ लगी थी और यह बच्चा यह तो अभी कुछ जानता भी नहीं है। बेचारा तो जन्म के वक्त ही लावारिस हो गया था। इस बेचारे की माँ मर गई थी और इसके पिता ने इसकी तरफ को पलटकर भी नहीं देखा था। मुझे इस बच्चे पर बहुत अफसोस हुआ था। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। इस मासूम बच्चे ने अभी तक दुनिया में कुछ भी नहीं देखा था और अभी से इसके माता पिता छीन गए थे। लेकिन मैंने फैसला किया था कि मैं इसका पिता और माँ दोनों बनकर दिखाऊंगी और इसकी परवरिश करूंगी, क्योंकि मुझ पर ममता का जुनून सवार था। और अब तक तो इस बच्चे की लावारिस होने की खबर सुनकर तो मैं इस बच्चे से और भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। राघव मुझे डिवोर्स दे चुका था और मुझे इस बच्चे को परवरिश करते हुए लगभग 3 महीने गुजर चुके थे। मैं इस बच्चे को अपने साथ जॉब पर लेकर जाती थी। इस बच्चे की वजह से मेरी जॉब में भी दिक्कत आ रही थी। एक दिन मेरे पास राघव की कॉल आया। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। वह अपनी गलती की मुझे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे माफ़ नहीं किया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। यह मेरा बच्चा है और यह मेरा सहारा है। राघव अपने एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी एक पुरानी दोस्त के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन जब से उसे पता चला कि मैं खुद उसे प्रपोज किया और उसे यह भी कहा कि मैं उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, तो वह लालच में आकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। इसी तरह से वह मेरी कमाई पर ऐश करता रहा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। उसे लगता था कि मुझे उससे पर शक नहीं होगा और मैं कभी उसे छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैंने ऐसा कर दिखाया था। राघव को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन मैंने उसे माफ़ नहीं किया और ना ही कभी दोबारा उसके बारे में सोचा। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था। मैंने अपने बेटे का नाम कुशल रखा था और मैं भी फैसला कर लिया था कि मैं अपनी भाभी के पास जाऊंगी, क्योंकि मैंने उस घटिया इंसान के लिए अपनी भाभी को छोड़ दिया था। शायद मुझे अपनी भाभी का दिल दुखाने की सज़ा मिली थी। मैं जब भाभी के घर गई तो देखा कि भाभी की हालत बहुत ख़राब थी। भाभी बहुत ज़्यादा बीमार थी। भाभी मुझसे लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उन्होंने मुझे अपनी गलती से माफ़ी मांगी। उन्होंने घर की ज़रूरत की खातिर मेरा हक मारा। उन्हें डर था कि अगर मैं शादी कर ली तो उनके घर का खर्च कैसे चलेगा, जबकि गलती तो मेरी भी थी। मैंने भाभी का हाथ थाम लिया और उनसे माफ़ी मांगना शुरू कर दी। मैंने अपनी ख्वाहिशों की खातिर लालची हो गई थी। विधवा भाभी को मैंने बेसहारा कर दिया था। आखिर उन पर इस दुनिया में मेरे अलावा था ही कौन। मैंने भाभी के साथ रहने का फैसला कर लिया था। मैं भाभी को अपना बच्चा दिखाई तो उन्हें लगा कि यह मेरा और राघव का बच्चा है, लेकिन मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। मेरी भाभी की तो सारी उम्र औलाद के लिए तरसती आई थी। भाभी ने कहा कि हम दोनों मिलकर इस बच्चे की परवरिश करेंगे। मैं अब जॉब करती हूँ और भाभी मेरे बच्चे को बहुत ख्याल रखती हैं। इस बच्चे की सगी माँ भले ही जन्म देते वक्त मर गई हो, लेकिन इसको प्यार करने वाली एक नहीं बल्कि दो दो माएँ हैं। अब हम दोनों माएँ मिलकर अपने बेटे को बहुत ख्याल रखते हैं। मैं अब तक शादी नहीं की क्योंकि मैं अब शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने इस बच्चे के सहारे ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देना चाहती हूँ। मैं, मेरी भाभी और मेरा बेटा, हम तीनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।